हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मधु अपने बेटे पुलकित और बहू स्वाति के साथ रहती है। पुलकित गांव की एक फैक्ट्री में काम करता है और वो तीनों एक खुशहाल जीवन जीते हैं। वाह 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 माँ, आपके हाथ के पराठे और अचार खाकर तो कोमा में गया हुआ आदमी फिर से जिंदा हो जाए। इसका स्वाद की बात ही अलग है। हाँ माँ जी, शादी को 6 महीने हो चुके हैं और 6 महीने से मैं आपके जैसे पराठे और अलग अलग प्रकार के अचार बनाना सीखने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन अभी तक सीख ही नहीं पाई हूँ। न जाने ऐसा कौन सा जादुई मंत्र फूंकती हो आप अपने इन सारी चीजों में। तुम दोनों भी ना, अरे ऐसा कुछ भी नहीं है। ये अचार और पराठे बनाना मैंने अपनी नानी माँ से सीखा था और मैं नहीं जानती थी कि मेरे हाथ के बने पराठों का स्वाद इतना अच्छा कैसे हो सकता है। शायद ये सब प्यार का ही असर है। मतलब? मेरी नानी माँ कहती थी कि व्यक्ति खाना बनाने वक्त अपने मन में जो भाव रखेगा, खाना भी वैसा ही बनेगा। अगर वो गुस्से में खाना बनाएगा तो खाने का स्वाद भी बिगड़ेगा और खाने वाले की तबीयत भी खराब होगी। लेकिन वही अगर व्यक्ति मन में अटूट प्यार का भाव रखकर खाना बनाएगा तो वो प्यार उस खाने में अपने आप समा जाएगा और फिर व्यक्ति को न सिर्फ वो खाना पसंद आएगा बल्कि उस खाने वाले व्यक्ति के जीवन में भी ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद बरसेगा। क्या बात है माँ, कितनी सुंदर बात कही है आपने, दिल खुश हो गया। लो और पराठे लो और ये मक्खन भी तो लगाओ। ये मक्खन भी मैंने घर पर ही बनाया है बेटा। हाँ माँ, मक्खन भी बहुत ही उम्दा बना है। तुसी ग्रेट हो माँ। पगला कहीं का। एक दिन जब पुलकित और स्वाति दोनों बाहर घूमने गए होते हैं, तभी वो जिस बस में जा रहे थे वो बस खाई में गिर जाती है और सबकी मौत हो जाती है। अपने बेटे बहू के जाने के बाद मधु पूरी तरह टूट जाती है। उसे सांत्वना देने के लिए गांव में रह रही उसकी चचेरी बहन सुलोचना उसके पास आती है। मधु, हिम्मत रख बहन, इस तरह टूट जाएगी तो कैसे चलेगा। अब देख, मेरा बेटा भी मुझे छोड़कर जा चुका है अपनी बीवी के साथ। उन्होंने मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। मुझे कितनी तकलीफ हुई होगी, लेकिन फिर भी मैं अकेली जी रही हूँ ना। हमें जीना पड़ेगा। अब हम दोनों ही एक दूसरे के दुख सुख के साथ ही हैं बहन। हाँ सुलोचना, तुम सच कह रही हो। मेरे बेटा बहू जहाँ कहीं भी हो, बस खुश रहें। काश उन दोनों की जगह मैं मर जाती। वो दोनों तो जवान थे और कितनी जिंदगी बाकी थी उन दोनों की। अब जिसके साथ जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। होने को कौन टाल सकता है, और ना कोई टाल पाया है आज तक। मधु कुछ दिन तक बहुत उदास रहती है, लेकिन फिर वो अपनी हिम्मत बढ़ाकर काम करने को तय करती है। वो यहाँ वहाँ जाकर काम मांगने लगती है। साहब, मुझे काम दे दो, मुझे काम की बहुत जरूरत है। मेरा अब इस दुनिया में कोई नहीं है। देखिए अम्मा, यहाँ पर आपके लिए कोई काम नहीं है। अगर कुछ होगा तो मैं बता दूंगा। ठीक है साहब, भगवान आपका भला करे। मधु को दिन रात ढूंढने पर भी कोई काम नहीं मिलता और इन सब से वो और ज्यादा हताश हो जाती है, जिसके बाद उसके दिमाग में एक बेहतरीन ख्याल आता है। जब वो अपने रसोई में पड़े एक डब्बे की तरफ देखती है जिसमें अचार और पराठे होते हैं। अचार पराठा? मेरे हाथ के अचार पराठे तो हर किसी को बेहद पसंद आते हैं। क्यों ना मैं अचार पराठे बेचने लगूं। हाँ, यही सही सुझाव है। अब चाहे मैं इस काम में सफल हो पाऊं या ना हो पाऊं, लेकिन मैं प्रयास जरूर करूंगी। लेकिन एक समस्या है, मैं ठेला और बाकी का सामान कैसे खरीदूंगी। मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं। तभी मधु की नजर खटिये के नीचे रखे संदूक पर जाती है। वो संदूक को खोलती है और उसमें पुराने कपड़े, कुछ किताबें और 2 कंगन होते हैं। ये कंगन मुझे पुलकित के पिताजी ने दिए थे। ये उनकी आखिरी निशानी है मेरे पास। लेकिन समय हमारी ऐसी अग्नि परीक्षा लेता है कि हमें ना चाह कर भी वो करना पड़ता है, जो करने के बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होता। खैर, सामान से क्या होता है, यादें तो दिल में बसी होती हैं।
और मेरे दिल से पुलकित के पिताजी और बहू की याद कभी नहीं जाएगी। वो तीनों हमेशा मेरे दिल में बसे रहेंगे। मुझे माफ कर दीजिए पुलकित के पिताजी, लेकिन मुझे ये बेच नहीं पड़ेंगे। मधु की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती है, लेकिन उसके पास और कोई चारा नहीं था। उसने वो कंगन बेचे और उन पैसों से एक ठेला खरीदा और ठेले पर रखने वाला बाकी का सारा सामान भी, और वो अब अचार पराठा बेचने लगी। 2 से 3 दिनों में ही उसका अचार पराठा ठेला पूरे गांव में प्रसिद्ध हो गया। क्या कमाल का आलू का पराठा है, और ये नींबू का अचार, आहा, कतई कमाल। एकदम लल्लन टॉप बने हैं ये गोभी और मूली के पराठे। मुझे ये आम और नींबू का अचार बांध कर दे दो, मेरी घरवाली भी इसे खाकर एकदम खुश हो जाएगी। ठीक है बेटा, अभी देती हूँ। मधु अपने ठेले पर आए हर गरीब व्यक्ति को भी खाना देती। लेकिन दादी, मेरे पास तो पैसे है ही नहीं, मैं नहीं खाऊंगा इस पराठे को। जब पैसे आ जाएंगे तब खाऊंगा। ना मेरा बच्चा, ऐसा नहीं कहते। बच्चे, मुझे तुमसे कोई पैसे नहीं चाहिए। तुम्हें जितने पराठे खाने हैं खा सकते हो। बैठो और आराम से खाओ। ये लस्सी भी पीना, ये लो। ठीक है दादी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप बहुत प्यारी दादी हो। सभी मधु की अच्छाई देख उसकी खूब तारीफ करते हैं। मधु का ठेला इस बात के लिए भी काफी चलता है क्योंकि वहाँ के पराठों के दाम बहुत कम होते हैं और स्वाद भी उतना ही अच्छा और जबरदस्त होता है। मधु अब बहुत सारे पैसे कमा लेती है और खुद का घर बना लेती है। वो अब अपना एक खुद का ढाबा भी खोल देती है और उसमें वो पराठे बेचती है। लेकिन अचानक से मधु का स्वभाव बदलने लगता है। वो अब काफी लालची और घमंडी हो जाती है। दादी, आपने मेरे भाई को पराठा दिया था, मुझे भी दोगी? सिर्फ एक पराठा दे दो, उसी से ज्यादा नहीं चाहिए मुझे। चल दफा हो जा यहाँ से। पता नहीं कहाँ कहाँ से मुंह उठाकर आ जाते हैं ये सड़क छाप भिखारी। खबरदार, जो आइंदा से मेरी दुकान के इर्द गिर्द दिखे भी तो। लेकिन दादी, लगता है तुम जैसे भिखारी ऐसे नहीं मानेंगे। ऐसे ना, सच ही कहा है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। 1 मिनट, अभी तुम्हें सबक सिखाती हूँ। मधु उस गरीब बच्ची को लाठी से मारती है और भगा देती है। सभी मधु का ये रूप देख हैरान रह जाते हैं। मधु अब अपने पराठों के दाम भी बढ़ा देती है और हर किसी से बुरी तरह पेश आती है, बदतमीजी से बात करती है। थोड़ा और अचार दे दो अम्मा, आपके पराठों में पहले जैसी बात ही नहीं रही। पहले कितने अच्छे लगते थे। अरे ओ लंगूर, यहाँ कोई धर्मशाला नहीं खोली है मैंने जो मुफ्त में खाना बांटती फिरूं। जितना दिया है उतना ठूस, वरना चलता बन। ओ हीरोइन, तेरा क्या है? तुझे कितने पराठे चाहिए? भौंक जल्दी। हे भगवान, ये अम्मा के स्वभाव को हो क्या गया है? अरे गांव वालों, इसके ढाबे पर आना ही नहीं चाहिए। जब से इसके पास ढेर सारे पैसे आए हैं तब से ये घमंडी हो चुकी है। चलो यहाँ से। और नहीं तो क्या, आज के बाद कोई भी तुम्हारे ढाबे पर पराठे खाने नहीं आएगा। अम्मा देखना अब। अरे जाओ जाओ, तुम लोगों के आने या ना आने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बेवकूफ कहीं के। सभी ग्राहक वहां से गुस्सा होकर जा ही रहे होते हैं कि उतने में वहां पर असली मधु आ जाती है और वो नकली मधु के चेहरे का मास्क उतार देती है और सभी ढाबे में सुलोचना को देख दंग रह जाते हैं। ये क्या, ढाबे में तो कोई और ही है? इसका मतलब ये सुलोचना काकी मधु काकी की चेहरे का मास्क पहनकर यहाँ ढाबे में खाना बेच रही थी। हाँ, ये मेरी चचेरी बहन सुलोचना मेरी तरक्की से जलने लगी और इसने शहर से मेरी शक्ल जैसा चेहरा बदलने वाला मास्क बनवाया और मुझे अगवा करवा कर मेरी जगह ले ली यहाँ आकर। और ये मास्क पहनकर तुम सबके साथ बुरी तरह पेश आने लगी ताकि तुम सब मेरे ढाबे पर आना बंद कर दो और मुझसे नफरत करो। बाप रे, अपनी ही बहन के साथ ऐसा कौन करता है? वो तो अच्छा हुआ कि मैं चालाकी से उन गुंडों के चंगुल से बच निकली और मैंने उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। और अब तू भी जेल जाएगी सुलोचना। नहीं मधु, ऐसा मत कर। मैं तेरे सामने हाथ जोड़ती हूँ, तेरे पैर पड़ती हूँ, मुझे पुलिस के हवाले मत कर। मुझसे भूल हो गई, मैं आइंदा से ये गलती नहीं दोहराऊंगी। माफ कर दे बहन मुझे। नहीं सुलोचना, अरे तेरा क्या बिगाड़ा था मैंने?
तेरी ही बुरी हरकतों के कारण तेरा बेटा बहू तुझे छोड़कर चले गए। उसके बाद मेरे बेटे बहू हमेशा तुझसे मिलने आते थे। हम तेरा कितना ख्याल रखते थे। हमने तुझे हमारे साथ रहने के लिए भी कहा था, लेकिन तुझे अकेले रहना था। हर तरह से मैंने तेरा अच्छा ही किया, लेकिन तूने मुझे उसके बदले में क्या दिया? अरे लानत है तुझ पर, तू बहन कहलाने के लायक ही नहीं। सुलोचना को पुलिस के हवाले किया जाता है और उस दिन के बाद से मधु फिर से अचार पराठे बेचना जारी रखती है और खुशी से अपना जीवन व्यतीत करती है। संगीता को अमर अपनी पसंद से घर में शादी करके लाया था, लेकिन संगीता को घर का कोई भी सदस्य पसंद नहीं करता। एक दिन संगीता अपनी सास नीलम के पास जाती है और अपनी सास से कहती है, माँ जी, आज खाना क्या बनाऊं? पूछ तो ऐसे रही है जैसे तुझे 56 भोग बनाना आता होगा। तू जहाँ से आई है ना, वहाँ 2 वक्त का खाना भी नहीं मिलता होगा तुम लोगों को तो। हाँ। माँ जी, आप बार बार मेरे मायके वालों को बीच में क्यों लेकर आती हैं? उनकी क्या गलती है? शादी करके तो मैं आई हूं ना यहाँ पर। आपको जो भी कहना है मुझे कहिए ना, उन्हें कह के आपको क्या मिलेगा? तुझे कह के भी तो कुछ नहीं मिलेगा ना। अरे घर में बस बहू ही नहीं आती है, बहू के साथ और भी बहुत कुछ आता है, लेकिन वो और बहुत कुछ तो तू लाई नहीं है ना? माँ जी, भगवान का दिया हुआ आपके पास सब कुछ है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है, लेकिन आप फिर भी ऐसा क्यों करती हो जैसे पता नहीं क्या कमी हो? तू मुझसे जुबान लड़ा रही है। जब तू अपने साथ एक फटी साड़ी भी नहीं लाई है तो तेरी यहाँ जुबान भी क्यों खुल रही है? शर्म नाम की चीज तो है नहीं तेरे में, है? और ना ही तेरे घर वालों में। बेटी को खाली हाथ ही विदा कर दिया। माफ कर दो माँ जी, आप बता दीजिए खाना क्या बनाना है। हमें तो तेरे हाथ का खाना भी खाने का मन नहीं करता, जा यहाँ से। अपनी सास की बात सुनकर संगीता को बहुत बुरा लगता है और वो रसोई में चली जाती है और रोने लगती है। संगीता, तुझे रोना नहीं है। माँ जी अभी गुस्से में है। उन्होंने अगर गुस्से में कुछ बोल दिया तो कोई मुझे बुरा नहीं मानना चाहिए, बल्कि मुझे तो कोशिश करनी चाहिए माँ जी का दिल जीतने की। मैं आज माँ जी के लिए आलू प्याज के पराठे बनाऊंगी। संगीता आलू प्याज के पराठे बनाने लगती है। पराठे की खुशबू से संगीता की जेठानी माधुरी रसोई में जा रही होती है, लेकिन तभी उसे नीलम हॉल में दिख जाती है। अरे माँ जी, आप तो यहाँ हो, फिर इतनी अच्छी खुशबू अरे कहाँ से आ रही है रसोई में? कौन है? कुछ अच्छा बन रहा है क्या? अरे मुझे नहीं पता, चल जरा देखते हैं कि क्या बन रहा है रसोई में। नीलम और माधुरी दोनों रसोई में जाते हैं। अरे माँ जी, जेठानी जी, आप दोनों यहाँ, मैंने सबके लिए आलू के पराठे बनाए हैं, चलिए मैं खाना लगा देती हूँ। संगीता टेबल पर खाना लगा देती है। माधुरी का पति महेश, माधुरी, संगीता का पति विनय, सब लोग खाना खाने बैठ जाते हैं। सब खाना खाते हैं। विनय को आलू प्याज के पराठे काफी अच्छे लगते हैं और वो बोलता है, अरे वाह संगीता, आलू प्याज के पराठे तो बहुत अच्छे बने हैं। माँ, आपको कैसे लग रहे हैं ये पराठे? अच्छे तो लग रहे हैं, लेकिन बोल दिया कि अच्छे लग रहे हैं तो ये गरीब भिखारन मेरे सर पर चढ़ेगी। माँ बताओ ना। अच्छा आप छोड़ो, भाभी आप बताओ कैसे हैं? इसमें कौन सी बड़ी बात है? अरे गरीब लोगों को तो खाना बनाना सिखाया जाता है, ठीक ही है, इतने भी कुछ खास नहीं है। पराठे अच्छे तो काफी बने थे, लेकिन घर में कोई भी नहीं तारीफ करता है सिवाय विनय के। सब लोग संगीता से चिढ़ते थे। एक दिन माधुरी अपनी सास के कमरे में जाती है। माँ जी, मेरा बहुत मन कर रहा है कि संगीता के हाथ के प्याज के पराठे खाने का। मैं नहीं बोल सकती उसे, आप बोलो ना बनाने को। तू क्या पागल हो गई है? मैं और उसे बोलूं? अरे उसको अगर ये पता चला कि हमने उसके बनाए आलू प्याज के पराठे अच्छे लगे, हमने उसकी तारीफ कर दी, तब तो वो हमारे सर पर चढ़कर नाच करेगी। रुको बुलाते हैं, और किसी बहाने से तो बनवा ही लेंगे। माधुरी तुरंत संगीता को बुलाती है। क्या हुआ दीदी, आपने बुलाया? कुछ काम था? तुम आज आलू प्याज के पराठे बना लो, शायद मेरे कुछ दोस्त आएंगे, उन्हें प्याज के पराठे अच्छे लगते हैं, और जिस होटल से मैं मंगवाती हूँ वो बंद हो चुका है, इसलिए तुम ही बना दो। ठीक है दीदी, मैं अभी बना देती हूँ। संगीता काफ़ी सारे आलू प्याज के पराठे बना देती है, जिसे नीलम और माधुरी बड़े चाव से खाते हैं। तभी संगीता कहती है, दीदी आप तो कह रही थी कि आपके कुछ दोस्त आएंगे, अब तो काफ़ी देर हो गई है, कब तक आएंगी? आलू प्याज के पराठे काफ़ी सारे हैं। एक काम करो, मुझसे बाहर फेंक दो, मेरे दोस्तों का आना कैंसिल हो गया है। संगीता उदास होकर अपने कमरे में बैठ जाती है और तभी विनय आता है और बोलता है,
क्या हुआ संगीता, तुम इतनी उदास क्यों हो? किसी ने कुछ कहा है क्या तुम्हें? माधुरी दीदी ने मुझसे कहा कि मैं आलू प्याज के पराठे बना दूं। मैंने बहुत दिल से आलू प्याज के पराठे भी बनाए, लेकिन बाद में उन्होंने बताया कि उनके दोस्तों का आना मना हो गया, तो वो सब फेंक दो। मैंने इतनी मेहनत से बनाए थे। कोई बात नहीं संगीता, तुम माँ और भाभी के बर्ताव को अपने दिल से मत लगाओ। मैं हूं ना तुम्हारे लिए, तुम्हारे साथ। तुम कभी भी खुद को अकेला मत समझना। विनय हमेशा ही संगीता का साथ देता था। कुछ दिनों बाद महेश और विनय दोनों ही बहुत परेशान घर आते हैं। उन दोनों को परेशान देखकर नीलम कहती है, क्या हुआ तुम दोनों को? मुझे हमारे मुंशी जी का फोन आया था, वहाँ क्या हुआ? माँ, हमारा पूरा कारोबार डूब गया, बल्कि अब तो हम लोगों पर कर्जा भी हो गया है। शायद अब हमें ये घर भी बेचना पड़ेगा। क्या ये घर बेचना पड़ेगा? लेकिन अब हम कहाँ जाएंगे? इतना बड़ा घर है, ये अगर बेच दिया तो हमारा क्या होगा? भाभी, हमारे इस समय हालात ऐसे चल रहे हैं कि घर तो बिकना ही है। सब कुछ खत्म हो गया अब हमारा। एक ही रात में संगीता का पूरा परिवार सड़क पर आ जाता है और अब वो लोग इतने बड़े घर से एक छोटे से घर में आ जाते हैं। खाने के भी लाले पड़ जाते हैं। ये देखकर एक सुबह संगीता आलू प्याज के पराठे बना रही होती है और उसे देखकर नीलम कहेगी, बहू, हमारे यहाँ खाने के लाले लगे हैं और तू आलू प्याज के पराठे बना रही है। तेरे ही पैर पड़ने के बाद हमारे ये दिन आए कि हम सड़क पर आ गए, लेकिन अब भी तुझे शर्म नहीं आ रही है ना? माँ जी, मैं जो कुछ भी कर रही हूँ वो हम सबके लिए ही कर रही हूँ। मुझसे भी आप लोगों की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही है। सब कुछ तेरी वजह से हो रहा है और अब बोल रही है ये सब देखकर अच्छा नहीं लग रहा है। अरे मन ही मन तो खुश हो रही होगी ना? नीलम अब भी संगीता को काफी कोसती है, लेकिन संगीता हार नहीं मानती है और अब वो नुक्कड़ पर आलू प्याज का ठेला लगाने लग जाती है। थोड़ी बहुत अब संगीता की कमाई भी होने लग गई थी। घर का खर्च अब संगीता ही उठा रही थी। कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद संगीता घर में एक गद्दा रखवा रही होती है और फिर अपनी सास से कहती है, माँ जी, मुझे पता है आपको जमीन पर सोने में परेशानी हो रही है, इसीलिए मैंने आलू प्याज के पराठे बेचकर आपके लिए ये गद्दा खरीदा है। बहू, मुझे माफ कर दे। मैंने हमेशा ही तुझे नीचा दिखाया, लेकिन तूने कभी भी मुझे पलट कर जवाब नहीं दिया। हमारे इतने बुरे दिन आ गए, लेकिन आज जो हम 2 रोटी खा रहे हैं वो सब तेरी वजह से। और इतनी मुश्किलों में भी तूने मेरे बारे में ही सोचा। आप मेरी सास नहीं माँ हो और मैं आपको तकलीफ में नहीं देख सकती हूँ। देखा माँ, आप हमेशा संगीता को नीचे दिखाती थी ना, लेकिन आज संगीता ही है जो हम सबके लिए इतना सब कुछ सोच रही है, कर रही है। हाँ देवर जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। गलत तो हम सब थे और हम सब ने बहुत बड़ी गलती भी की है संगीता को नीचा दिखाकर। सबको अपनी गलती का एहसास होता है। संगीता का आलू प्याज पराठा बेचने का काम भी अच्छा चलने लगता है और संगीता की बदौलत ही अब सबके हालात सुधरते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।